कल्पना कीजिए, क्रिसमस की शाम, घरों में केक सज रहे हैं, बच्चे सांता का इंतजार कर रहे हैं और उसी शाम एक विमान काठमांडू से उड़ान भरता है, जिसे उतरना था दिल्ली में 90 मिनट बाद। लेकिन वो विमान 8 दिन बाद उतरेगा, एक ऐसी जगह जहां से लौटने की उम्मीद नहीं थी। और जब वो उतरेगा, पूरा भारत रो रहा होगा। नमस्कार, ये कहानी है IC-814 की। बिना झूठ, बिना नाटक, बस वही जो उस विमान के अंदर और बाहर हुआ। चलिए आपको ले चलते हैं 24 दिसंबर 1999 की शाम को। साल था 1999। दुनिया नई सदी की दहलीज पर खड़ी थी। भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। कश्मीर में घुसपैठ हो रही थी, लेकिन देश सामान्य जिंदगी जी रहा था। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोपहर बाद करीब 4 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 रनवे पर आ चुकी थी। विमान में सवार थे 178 यात्री और 11 क्रू मेंबर। पायलट थे कप्तान देवी शरण। एक साधारण उड़ान थी, काठमांडू से दिल्ली 1.5 घंटे की। विमान ने उड़ान भरी। आसमान साफ था, पर भारतीय हवाई सीमा में प्रवेश करते ही सब कुछ बदल गया। विमान के अंदर अचानक 5 युवक अपनी सीटों से उठे। उन्होंने चाकू निकाले, कुछ ने चिल्लाना शुरू किया, बैठ जाओ, कोई हरकत नहीं। कप्तान देवी शरण ने तुरंत संकेत भेजा, कोडेड मैसेज। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता चल गया, विमान अपहरित हो गया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आतंकियों ने पहली मांग रखी, लाहौर उतारो विमान। पाकिस्तान ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने कहा, अमृतसर ले चलो। विमान अमृतसर पहुंचा। रात के 8:15 बजे थे। आतंकी चाहते थे ईंधन भरो, लेकिन भारत सरकार ने मांग की, यात्रियों को छोड़ो, तभी ईंधन देंगे। बात नहीं बनी। आतंकी गुस्से में थे। उन्होंने एक यात्री पर चाकू से हमला कर दिया। वो यात्री था रूपिन कत्याल, 25 साल का युवक। वो घायल हो गया, खून बहने लगा। लेकिन विमान को उड़ना था, क्योंकि पाकिस्तान अब मजबूर था। IC-814 लाहौर पहुंचा। वहां भी ईंधन नहीं मिला। तब एक और मोड़ आया। विमान ने दिशा बदली। अब वो जा रहा था दुबई। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति दे दी। विमान उतरा रात के 1:30 बजे दुबई समय, यानी भारतीय समयानुसार सुबह के 3 बजे। यहां आतंकियों ने 25 महिलाओं और बच्चों को छोड़ा, लेकिन रूपिन कत्याल की हालत बिगड़ चुकी थी। वो मर गया। आतंकियों ने उसके शव को विमान से बाहर फेंक दिया, जैसे कोई बोरे को फेंकता है। एक युवक की मौत, क्रिसमस के दिन, और विमान फिर उड़ा। अब सिर्फ एक मंजिल बची थी, कंधार, अफगानिस्तान, वो जमीन जहां तालिबान का राज था। विमान कंधार में उतरा 25 दिसंबर को सुबह, और यहीं से शुरू हुआ 7 दिनों का इंतजार, जिसने पूरे भारत को बंधक बना लिया। कंधार में विमान के चारों ओर तालिबानी लड़ाके खड़े हो गए। आतंकियों ने अपनी पहचान बताई। 5 का नेता था इब्राहिम अतहर, बाकी थे शकील, जमीर, मिस्री, और एक और जिसका नाम बाद में पता चला, मसूद अजहर। हाँ, वही मसूद अजहर जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। आतंकियों ने मांग रखी, भारत सरकार जेल में बंद 3 आतंकियों को रिहा करे। नाम थे मसूद अजहर, अहमद उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। तारीख थी 31 दिसंबर 1999, यानी नए साल की रात तक या तो सरकार झुके या विमान उड़ा दिया जाएगा। अब शुरू हुआ सरकार के लिए सबसे मुश्किल दौर। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, हम आतंकियों से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन विमान में 150 से ज्यादा मासूम थे। हर घंटे बीतने के साथ मौत का खतरा बढ़ता जा रहा था। बातचीत शुरू हुई। भारत ने तालिबान से मदद मांगी। तालिबान ने कहा, हम बीच में कुछ नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, पाकिस्तान, सब ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। इधर पूरा भारत टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। हर चैनल पर खबर, IC-814 अभी भी कंधार में। रिश्तेदार दिल्ली, मुंबई, अमृतसर के हवाई अड्डे पर बैठे रो रहे थे।
और विमान के अंदर यात्री भूखे प्यासे थे, बाथरूम बंद थे, खाना नहीं था। आतंकी हर दिन 1-2 यात्रियों को खड़ा करके उनकी पहचान पूछते, हिंदू हो या मुसलमान। जो हिंदू होते उन्हें अलग खड़ा करते। मौत का डर हर सांस में था। 31 दिसंबर 1999, नए साल की शाम, तय तारीख आ गई थी। आतंकियों ने आखिरी चेतावनी दी, हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो एक एक करके यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। भारत सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं था। प्रधानमंत्री ने एक कठिन फैसला लिया। विदेश मंत्री जसवंत सिंह को कंधार भेजा गया। उसी रात एक विमान दिल्ली से रवाना हुआ। उस विमान में थे जसवंत सिंह, कुछ अधिकारी और 3 कैदी जिन्हें आजाद करना था। सुबह हुई 1 जनवरी 1900, नई सदी का पहला दिन। लेकिन भारत के लिए ये जश्न का दिन नहीं था। कंधार में तालिबानी लड़ाकों के बीच जसवंत सिंह ने एक छोटी सी इमारत में आतंकियों से हाथ मिलाया। बिना किसी सेलिब्रेशन के, बिना किसी ड्रम के 3 आतंकियों को रिहा कर दिया गया और बदले में 176 यात्री और क्रू मेंबर आजाद हुए। जब वो विमान भारत लौटा तो हवाई अड्डे पर हजारों लोग थे। परिवारों की आंखों में आंसू थे। बच्चे अपने माँ बाप से लिपटे हुए थे। लेकिन कोई जयकारा नहीं था, कोई ढोल नहीं था, क्योंकि हर कोई जानता था हमने जीत नहीं पाई थी। हमने अपने बच्चों को बचाने के लिए आतंकियों को आजाद कर दिया था और उन 3 आतंकियों ने वादा किया, हम भारत को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो झूठ नहीं बोले। मसूद अजहर को रिहा किया गया। वो पाकिस्तान गया और वहां उसने एक आतंकी संगठन बनाया, जैश-ए-मोहम्मद। उसी संगठन ने 2001 में संसद पर हमला किया। 2019 में पुलवामा में 40 जवानों को शहीद किया। हर बार उसी मसूद अजहर का नाम सामने आया। अहमद उमर शेख, वही शख्स जिसने 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल का सिर कलम कर दिया था। मुश्ताक अहमद जरगर आजाद होकर गायब हो गया और फिर पाकिस्तान में उग्रवाद को बढ़ावा देता रहा। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहेगा, क्या सरकार के पास कोई और रास्ता था? क्या सैन्य कार्रवाई हो सकती थी? विशेषज्ञ कहते हैं कंधार में कोई ऑपरेशन नामुमकिन था। तालिबान के साथ लड़ना होता तो सैकड़ों यात्री मारे जाते और तब ये सबसे बड़ा नरसंहार होता। इसलिए अटल जी ने सबसे कठिन फैसला लिया, जीवन बचाने के लिए अपनी गरिमा गिरवी रख दी। IC-814 की कहानी सिर्फ एक विमान अपहरण की कहानी नहीं है। ये उस देश की कहानी है जिसने सीखा आतंक से समझौता करने की कीमत बहुत बड़ी होती है। उस घटना के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था बदल डाली। एयरपोर्ट पर मेटल डिटेक्टर, एयर मार्शल और नए कानून बने। लेकिन जो घाव हुआ था वो आज तक नहीं भरा। तो अगली बार जब आप किसी विमान में बैठें और उड़ान से पहले सुरक्षा जांच हो, तो याद रखना वो सख्ती 176 मासूमों के खून से लिखी गई है। कहानी खत्म हुई, लेकिन सबक आज भी हवा में है। धन्यवाद।